वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 विज्ञान का पाठ नंबर 14 जल वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जल जो होता है वो पृथ्वी पर 2/3 भाग में उपस्थित है और हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मात्रा में पीने लायक और खेती करने लायक और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध है। इतनी भारी मात्रा में भी पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी हमें कम पानी उपलब्ध है। और दूसरी तरफ हम जहाँ से पानी प्राप्त करते हैं, जैसे नदी, कुओं से, ट्यूबवेल से, झीलों से, तालाबों से, तो वहाँ पर पानी कहाँ से आता है ये जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें जल चक्र समझने की ज़रूरत है कि जल किस प्रकार से चक्र में, साइकिल में घूमता है। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार देखा होगा कि फर्श पर फैला हुआ जल कुछ समय बाद सूख जाता है। ये जल विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार से गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल गायब हो जाता है। तो ये जल कहाँ गायब हो जाता है? क्या आपको कक्षा 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जो नमक में घुला हुआ था? तो हमने क्या पाया? जल वाष्पित हो गया था और नमक शेष रह हो गया होगा। इस क्रियाकलाप से हमें ये बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्म करने पर जल जो होता है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। और ये भी इससे ये पता चलता है कि जब हम नमक में घुला हुआ पानी गर्म करते हैं तो नमक पेंदे में रह जाता है और जल भाप बन के उड़ जाता है। इससे एक बात पता चलती है कि जल अपने साथ जब भाप बनती है तो अपने साथ लवण नहीं ले जाता। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का ही एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। तो जल व वाष्प जो होती है वो वायु का ही एक भाग बन जाती है, जिसको देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने ये भी देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य ज़मीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प से परिवर्तित होता रहता है। महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। वाष्पन के लिए ये ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसका पता लगाते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में रखिए, दूसरे को छाया वाले स्थान पर रखिए। इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर से नहीं गिरे। 15 मिनट बाद दोनों प्लेटों को देखें। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत हो रहा है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त हो जाता है? जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों और झीलों और तालाबों भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल को इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से वाष्पन तेज गति से होता है। जल को किसी बर्नर में गर्म करने पर वाष्पन और तेज गति से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? तो ये में समझेंगे कि वाष्प जो भाप बन के पानी उड़ रहा है, इसके अलावा जल वायु में परिवर्तित हो जाती है या जल भाप में परिवर्तित हो जाती है, इसका कोई और भी तरीका है तो हम आगे पॉइंट में समझेंगे। पौधों द्वारा जल की क्षति। तो आपने देखा कि पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, जो जड़ों से वो प्राप्त करते हैं। कुछ मात्रा को सुरक्षित रखते हैं विभिन्न भागों में, और शेष भाग को वाष्पोत्सर्जन परिवर्तन के द्वारा जल वाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं। तो पत्तियों
के द्वारा भी जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों के द्वारा गुजरता है। क्या ये जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये हमें वापस प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। हम बारिश देखते हैं, बादल देखते हैं, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो बादल कैसे बनते हैं? जल से आधा गिलास लीजिए भरा हुआ, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ़ डालिए, 1-2 मिनट बाद प्रतीक्षा कीजिए क्या हो रहा है। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आ गई? बर्फ़ युक्त जल से भरे जल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। जल की पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर उठते जाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है तो वो ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल कणिका होती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे जल ऊपर जाता है, तापमान कम होता जाता है, तो वायु ठंडी हो जाती है, तो वायु वापस जल में परिवर्तित हो जाती है, जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। ये जल कणिकाएँ वायु में तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई जल कणिकाएँ जो आपस में बड़े पैमाने की जल की बूंदें बनाती हैं, इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ओले और हिम का रूप भी ले लेती हैं। इस प्रकार वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं। वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती के रूप में आते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखें किस प्रकार से ये वर्षा का पानी महासागरों तक पहुंचता है। तो थैंक यू सो मच।